Hello everyone, this is Dipali Kendurkar. Welcome to AICS, that is आदि इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो आई एम दीपाली केंदुरकर, BSc in microbiology, pharmaceutical chemistry, MSc in chemistry, M in sociology, and I have pursued B.Ed also, and I'm a pharmacist also. Okay, और मैं 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हूँ और मैंने यही सोचकर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आई हूँ कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर काउंसलिंग मैं आपकी कर सकूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है MPPSC मेंस पेपर सेकंड बी। ओके, तो मैं यहाँ पर मेनली MPPSC मेंस पेपर सेकंड बी की बात करूंगी। क्योंकि देखो होता क्या है कि काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द नेट। इफ यूल गो, okay, you search it, you will find a lot of content on YouTube also regarding history, regarding geography, regarding polity. ओके, बट जब मैंने सर्च किया कंटेंट MPPSC मेंस पेपर सेकंड बी का, तो ये कंटेंट अवेलेबल नहीं था। दो अभी स्कोर बोर्ड आ चुका है MPPSC का, ठीक है। और बकायदा काफी लोगों को पता पड़ चुका होगा किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट यहाँ पर मैं प्रेफरेंशियली मैंने दिया है कि जब मैं MPPSC मेंस पेपर सेकंड बी का जब ये टॉपिक्स मैं बना रही हूँ, तो मैं कॉमन टॉपिक्स लूंगी 2019 और 2020 के। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं दोनों चीजों को कवर करते हुए चलूंगी, ठीक है। मेरा आपसे यहाँ पर निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि 2019 के कोई स्पेशल टॉपिक पर अगर मैं बात करूं, ओके, या फिर मैं वो कोई स्पेशल टॉपिक आपको टीच करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ओके, तो काफी सारा कंटेंट जैसे बिखरा पड़ा हुआ है नेट पर, तो यहाँ पर मेरा एक प्रयास, एक छोटा सा प्रयास, कि मैं उन सभी कंटेंट को एक व्यवस्थित तरीके से एक अरेंज वे में आपके सामने लाऊं, ताकि आप एक अच्छा सा सिनॉप्सिस बना सके, नोट्स बना सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। क्योंकि अभी जो 2019 मेंस दे रहे हैं उनके पास समय नहीं है, और 2020 कहीं ना कहीं उन्हें भी काफी हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोस। तो पहले हम थोड़ा सा सेकेंड भी जहां से स्टार्ट होता था, हम वहां से कहीं ना थोड़ा बहुत एक सिलेबस का लुक ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे 2014-15 में तो वैसे सोशल सेक्टर से ही सेकेंड बी पेपर स्टार्ट होता था, पर 2016-17 में थोड़ा सा उन्होंने सिनेरियो कहीं ना कहीं चेंज किया, और लेजिस्लेशन से जो लॉज ऊपर दिए हैं, लेजिस्लेशन सोशल लेजिस्लेशन दिए हैं, ओके, वहां से उन्होंने उठा के पूछना चालू किया। पर जो मेनली मैं चीजें यहाँ पर कवर कर रही हूँ वो सोशल सेक्टर से ही ले रही हूँ। अगर आप 2019 और 2020 का सिलेबस कंपेयर करेंगे तो 2019 में ये जो यूनिट थी, हेल्थ वाली यूनिट, ये सोशल सेक्टर में रखी गई थी, ओके। और 2020 में यूनिट 5 में हेल्थ को उठा के रखा गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है काफी कुछ सिलेबस चेंज हो गया, नो, कुछ भी चेंज नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ पे हेल्थ रखा हुआ है टॉपिक, यहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स कर दिए। तो अगर आप MPPSC पढ़ रहे हो तो क्या सिर्फ आप हेल्थ प्रॉब्लम्स पढ़ के वहां पे उसे खत्म कर दोगे टॉपिक? नो, डेफिनेटली नॉट। आपको हेल्थ से रिलेटेड सारे टर्म्स आने चाहिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने कवर करके रखे। तो ये टॉपिक्स हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में पढ़ने ही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ बकायदा बोला है प्रिवेंटिव क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स। तो ये सारे कहीं ना कहीं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में इंक्लूड होते ही हैं, ठीक है। इसके बाद अलावा आप देखोगे एजुकेशन है, यहाँ इन्होंने वुमेन एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिक्स, वाइटल स्टैटिक्स एज इट इज रखा गया है, ओके। माल न्यूट्रिशन वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो भी एज इट इज है। जो नए प्रोग्राम्स है उसी भी आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ओके। जब WHO वाला यूनिट भी उन्होंने एज इट इज यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ज्यादा इस यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं है, यूनिट वैसा का वैसा ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके टॉपिक्स बस ये है कि पॉपुलेशन हेल्थ प्रॉब्लम और ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, ये कुछ एक नया सा टॉपिक लग रहा है कि शायद से ये नया डाल दिया है। लेकिन जब हम हेल्थ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ही। जब हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में इंक्लूड होती हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैंने हेल्थ ही लिया है, तो अगर हम हेल्थ के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करना पसंद करेंगे? तो देखिए, हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़े, मेरा ऐसा मानना है, स्पेशली मेरा ऐसा मानना, हो सकता है आपका कुछ और ओपिनियन हो, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको हिस्ट्री से उठा के पढ़ना चाहिए, कि पहले इसकी हिस्ट्री तो देखें कि हिस्ट्री में क्या, कब इसको काम को किया गया, आज के इसमें क्या रेलेवेंस है, हम क्यों उसको हिस्ट्री से उठा के पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में और आज के इसमें कुछ कनेक्शन है कि नहीं इन सब चीजों का, ओके। तो ये टॉपिक मैंने हिस्ट्री से उठाया है कि भैया पहले चलो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो चलिए आप भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बोर्ड कमिटी लिखा हुआ है। तो ये बोर्ड कमिटी किस चीज के लिए कमिटी बनी थी? 1946। तो सी, ये कमिटी 1943 में बनी थी। तो आप सबसे पहले इसकी जब भी हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ेंगे आपको बोर्ड कमिटी बिल्कुल याद होनी ही चाहिए,
ओके, तो बोर्ड कमेटी जो है वो 1943 में बनाई गई थी। किसके चेयरमैनशिप में बनाई गई थी? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जोसेफ बोर्ड टू असेस द हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जो पूरा हेल्थ सर्वे किया गया था इंडिया का, उस हेल्थ सर्वे करने के लिए कि हेल्थ की क्या कंडीशन है इंडिया में, उस पर्टिकुलर कंडीशंस को देखने के लिए जो बोर्ड कमेटी को अपॉइंट किया गया था। कब अपॉइंट किया गया था? 1943 में। एक और चीज याद दिला दूं, अगर आपको 1943 का टाइम याद हो तो 1943 का टाइम बंगाल फेमाइन का टाइम है, जब वर्ल्ड का वर्स्ट बंगाल फेमाइन पड़ा था। जी हाँ, वर्ल्ड का वर्स्ट बंगाल फेमाइन था वो। ओके, तब इस कमेटी को बनाया गया था। तो एक आपके लिए पॉइंट हो जाएगा कि हाँ, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं अगर एनसीईआरटीज उठा के पढ़ी है तो वर्ल्ड के वर्स्ट बंगाल फेमाइन के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा उस बारे में। ओके, तो ये चीजें कनेक्ट है, थोड़ा कनेक्ट करके आप याद रखने की कोशिश कीजिए। बोर्ड कमेटी सेकंड कब अपॉइंट हुई? 1943 में। फिर इसके बारे में आप याद रखेंगे कि कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1946 में। तो क्या रिकमेंडेशंस थे? आपको क्या लगता है क्या रिकमेंडेशंस होने चाहिए? तो देखो, इनके रिकमेंडेशंस कुछ ऐसे थे कि इनका जो मेनली अगर आज का हम अगर हेल्थ सिस्टम उठा के देखें तो आज का हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर है, बोर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन से इंस्पायर है। जो हम 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम देखते हैं, 3 टियर देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, कौन सा? सब सेंटर्स, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ये कहीं ना कहीं इन्हीं के रिकमेंडेशन से आया है, जिसको हमने आगे और एक्सपैंड किया हुआ है। तो इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो प्रिवेंटिव केयर और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दोनों के बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने काफी सारे गोल्स भी दिए थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स भी दिए थे। इतने डीप में जाके हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम इसको इतना डीप में जाके पढ़ें। हमें पढ़ना एक्चुअल में क्या है, हमें पढ़ना ये है कि इनकी रिकमेंडेशंस अगर 6 मार्कर में आती है तो देना है, अदरवाइज आपको सिर्फ बोर्ड कमेटी का ईयर बता के रिकमेंडेशंस एक हाथ लिख के आपको सिर्फ इतना बता देना है कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन को क्या हमने अडॉप्ट किया। तो इसमें से सब चीजें तो देखो, सारी रिकमेंडेशन तो इंप्लीमेंट नहीं की गई, पर हम ये मानते हैं कि जो आज हमारा सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहीं से ट्रिगर होकर आया है। ओके, तो आई थिंक बोर्ड कमेटी के बारे में आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अब क्या लगता है आपको कि हमारा देश अब आज़ाद देश है? 1943 में बकायदा अपॉइंट हुई, 1946 में उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, 1952 में बकायदा हमने उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी किया। थोड़ा बहुत, भले ही सारा हमने सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं रखी, कुछ ना कुछ चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि काफ़ी कुछ कंडीशंस चेंज हो चुकी थी। बोर्ड कमेटी जब बनी तब वहाँ पे ब्रिटिश राज था। फिर उसके बाद बकायदा इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों द्वारा ही बनाई गई थी। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनाया गया तो क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस दिया होगा? तो हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस दिया होगा आपको ये इस एक स्टेटमेंट से समझ में आएगा, जो स्टेटमेंट मिस्टर चर्चिल ने दिया है। आपको पता है मिस्टर चर्चिल, विंस्टन एस चर्चिल, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, और इनका स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा हेल्दी सिटीजंस आर द ग्रेटेस्ट असेट एनी कंट्री कैन हैव। बिल्कुल, आप भी सहमत ही होंगे। बिना हेल्दी सिटीजन्स के आप किसी डेवलप कंट्री के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना हेल्थ सिस्टम के या बिना हेल्दी सिटीजन्स के कोई डेवलप कंट्री हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ओके, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी रखा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसको रखा गया था बकायदा। किसको? हेल्थ को। ओके, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कैसे इसको इंक्लूड किया गया, तो देखते हैं हम इसको कैसे इंक्लूड किया गया। तो क्या लगता है फंडामेंटल राइट्स कुछ हेल्थ से रिलेटेड है? आर्टिकल 21 अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आप इसको हम थोड़ा सा देखें, इसका क्या मीनिंग है। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ओके, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बकायदा इसमें बताया गया है। ओके, तो अब आपको क्या लगता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ सिर्फ इसका ये भी नहीं है कि आपको जीने का अधिकार है। सो सी, मैं आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 डज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। Okay, the expression of life in this article means a life with human dignity. ओके, एंड नॉट मियरली सर्वाइवल और एनिमल एग्जिस्टेंस। इसका सिर्फ इतना मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। इट इज मच वाइडर मीनिंग विच इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड,
बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हाइजीनिक कंडीशंस, हेल्थ, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इसमें देखो हेल्थ इंक्लूड है कि नहीं। अगर आप इसको अगर वाइडर मीनिंग में जाके देखोगे तो आपको हेल्थ बकायदा दिखाई देगी कि यस, इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो इंक्लूड है। हेल्थ को इसी तरीके से ऐसे ही नहीं, मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ या कह लो फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ इसी तरीके से नहीं बना दिया गया है। ओके, अगर हम इसके मैं यहाँ पर आपको एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की भी बात बताना चाहूंगी। काफी अर्ली डिसीजन है, काफी पुराना डिसीजन था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को बकायदा अधिकार मिले हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स पर लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, और उसको सॉरी प्रेडिक्ट कर सकती है, लेजिस्लेट नहीं कर सकती। प्रेडिक्ट उसको प्रेडिक्शन जो है वो कौन करेगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेडिक्शन हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। ओके, तो ये राइट टू लाइफ का क्या मीनिंग है। तो एक केस था पश्चिम बंगाल वर्सेस पश्चिम बंगाल, जो एक्चुअली पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो भी केस था, मैं पूरा केस आपसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, पर मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि वेलफेयर स्टेट का क्या मीनिंग होगा। सो वेलफेयर स्टेट प्राइम, इट इज द ड्यूटी ऑफ वेलफेयर स्टेट और प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द वेलफेयर स्टेट दैट टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड moreover it is the obligation of the government to provide adequate medical facilities for its people। लोगों को adequate medical facilities देना ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है, स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है। और उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑब्लिगेशन बकायदा इंपोज किया स्टेट गवर्नमेंट पे कि भैया आपको राइट्स को, जो राइट टू लाइफ दिया है ना, ये आपका ही एरिया है, आपको इसको सेफगार्ड करके चलना है। ठीक है, आपका ही आपकी ही राइट में आता है, आपको बकायदा आप बोल सकते हो स्टेट को कि मेरी लाइफ को सेफगार्ड किया जाए। एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन बाय द स्टेट आर ड्यूटी बाउंड to actually to extend medical assistance for preserving human life। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि देखो कितना ज्यादा इसको सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक अच्छे से चीजों को समझाया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें। क्या लगता है किसी और आर्टिकल्स में भी फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया, सॉरी फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दिया होगा। हाँ जी, बिल्कुल दिया हुआ है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बात करें कि ऐसा तो है नहीं कि सारे आर्टिकल्स में उन्होंने डायरेक्टली सब चीजों को बता दिया है, इनडायरेक्टली भी इंक्लूड किया है। आप चाहे तो बकायदा इसको बता सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से आया है। ओके, तो आर्टिकल 23 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट है, जिसमें लिखा है कि आर्टिकल 23 हमारा एक राइट है जिसमें लिखा है आर्टिकल 23 इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। आर्टिकल 23(1) प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। आर्टिकल 23 किसको प्रोहिबिट करता है, आपके ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिट करता है। इट इज वेल नोन दैट ट्रैफिक इज इन वुमेन लीड्स टू प्रोस्टिट्यूशन which in turn is to major factors in spreads of एड्स। ओके, तो देखो आर्टिकल 23 डायरेक्टली हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, पर ट्रैफिकिंग को रोक रहा है। ओके, ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट कर रहा है। ट्रैफिकिंग किसकी ज्यादा होती है, चिल्ड्रन और वुमेन की, उसमें भी वुमेन की बहुत ज्यादा होती है। किस लिए होती है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। और प्रोस्टिट्यूशन से किस चीजों का खतरा होता है, मेनली एसटीडी डिजीज का, और एसटीडी डिजीज कई बार जानलेवा भी होती है, वेरी हजार्डस टू हेल्थ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप इस आर्टिकल को डाल सकते हो। देन आर्टिकल 24 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 24 इज रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के बारे में क्या बताया गया है, इसमें बकायदा जो 14 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में, किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेंगे। ओके, तो ये आर्टिकल सबकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, पर आप देखोगे ना चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड है। तो इनडायरेक्टली फिर से डायरेक्टली बात की गई है भैया कि आप हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं डालोगे। क्यों, क्योंकि हेल्थ को खतरा है उनकी, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो ये चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल हुआ। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्थ की बात की गई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या यहीं पर खत्म हो जाता है आर्टिकल। चलिए देख लेते हैं हम वो भी। ठीक है, राइट टू हेल्थ एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में एक वर्ड है सोशलिस्टिक। तो चलिए अभी एक कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ये किस ईयर में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर ये बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को एक्चुअल में किस चीज की बात करता है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये मेनली बात करता है यहाँ पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, मैं आशा करती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे जरूर देंगे। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट वर्ड इसमें ऐड किया गया था, उसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो क्या लगता है इसे पैसे की इक्वालिटी आ गई तो सब आ गया है ना। सी एक प्रोवर्ब है, एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, दैट हेल्थ इज वेल्थ। ओके, इसके आगे मैं ऐड करूंगी, नो मनी इन द वर्ल्ड कैन बाय यू बैक द हेल्थ। ओके, बट हेल्थ कैन बाय यू बैक द वेल्थ।
कर सकता है कि नहीं बताओ? तो यहाँ पर जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी आपको हेल्थ सिस्टम में भी मिलनी चाहिए। और सोशलिस्ट मतलब आपको सब चीज़ों की इक्वल अपॉर्च्युनिटी, हर चीज़ हर किसी को एक्सेसिबल हो, ठीक है? ईज़िली अप्रोचेबल हो, अफोर्डेबल हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना किसका काम है? कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो ये भी कहीं न कहीं बात करता है कि भैया इट इज़ द एज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओके वेलफेयर स्टेट का काम क्या होगा? इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। ओके, आप बाकायदा लिख सकते हैं इस चीज़ को भी। फिर आप बता सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन हेल्थ कहाँ से कहाँ तक रिलेटेड है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की गई है। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये प्रिएम्बल में जब ये वर्ड ऐड किया गया था, ओके, तो ये वर्ड बकायदा ऐड किया गया था 19 अब मैं आपको बाद में, चलो मैं आप बताइए कमेंट करके, मैं वेट कर रही हूँ कि आप कमेंट करके बताएंगे और फिर मैं तब आपको कमेंट में ही आंसर करूंगी। लाइव वीडियो तो है नहीं है, ओके, रिकॉर्डेड वीडियो है, पर मैं आपके कमेंट्स पर पढ़ के बकायदा आपको अप्रिशिएट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहीं ना कहीं उस टाइम तक इनडायरेक्टली बात की गई थी। तो आर्टिकल 38 अगर हम देखें तो इम्पोज लेबिलिटी ऑन द स्टेट दैट स्टेट सिक्योर्स अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट विदाउट पब्लिक हेल्थ वी कांट अचीव इट। डेफिनेटली बिना पब्लिक हेल्थ के आप सोच सकते हैं इसको अचीव करना? हम कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि एक स्टेट वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगी अगर पब्लिक हेल्थ ही नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ को अचीव करना सबसे प्राइमरी टारगेट है। आर्टिकल 39 ही तो देखो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेट करता है, भले ही वो सबकी हेल्थ से रिलेट ना करे, पर जो वर्कर्स एक वर्किंग पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ओके, देन आर्टिकल 41 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 41 जो है वो इम्पोज करता है ड्यूटी ऑन स्टेट टू पब्लिक असिस्टेंस बेसिकली फॉर दोज हु आर सिक एंड डिसेबल। तो फिर वापस डायरेक्टली सिक और डिसेबल के लिए वापस से हेल्थ की बात कर रहा है कि हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कहीं ना कहीं एक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वर्ल्ड क्लास लेवल की हेल्थ सर्विसेज जो है वो स्टेट प्रोवाइड कर सके अपने सिटीजन्स को। ओके, देन इट्स अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ इन्फेंट एंड मदर बाय मैटरनिटी बेनिफिट। अगेन ये सबकी हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इन्फेंट की हेल्थ की, मदर की हेल्थ की। क्यों? मदर की, अगर मदर की हेल्थ अच्छी होगी तो जो बेबी हुआ है उसकी भी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, और अगर इन्फेंट की हेल्थ अच्छी है, बच्चों की हेल्थ अच्छी है, तो दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसलिए बच्चों की हेल्थ देखना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसकी? गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट आप देखो जैसे मिड डे मील प्रोग्राम्स हैं, आप देखो कि काफ़ी सारे मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लाती है। गवर्नमेंट ने बाकायदा मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया है। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं दीज आर द गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट्स को फॉलो नहीं करेगी। गवर्नमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट्स एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करती है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रहा है कि स्टेट वगैरह, अगेन ड्यूटी है स्टेट की कि न्यूट्रिशन लेवल स्टैंडर्ड, सॉरी न्यूट्रिशन लेवल को रेज करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करे, है ना? तो न्यूट्रिशन क्या हेल्थ से रिलेटेड है? आपको क्या लगता है न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड है कि नहीं? बिल्कुल न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड है, मैं इस चीज को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आप हेल्दी बनोगे, और आप हेल्दी बनोगे तो आप ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी में, जीडीपी में कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करोगे ही करोगे, कि नहीं करोगे, है ना? तो आप देखोगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में न्यूट्रिशन रखा गया था, फूड की अवेलेबिलिटी रखी गई थी। बाद में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए तो उसमें बकायदा बैलेंस डाइट को इंक्लूड किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री भी कहीं ना कहीं सब चीजों पे काम कर रही है। पॉलिसीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, और फिर अब आपको क्या लगता है हेल्थ फेडरल सेटअप में किस तरीके से काम कर रही होगी? तो फेडरल सेटअप में भी हेल्थ बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड की गई है। तो मैं वापस से आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे बकायदा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देके बताइएगा कि सी हमारे यहाँ सभी को पता है फेडरल सेटअप है। फेडरल सेटअप यानी आपको पता होगा फेडरल मतलब आप ड्यूटीज को हस्तांतरित करना, ट्रांसफर ऑफ पावर्स। ओके, कि सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, पंचायती राज है हमारे यहाँ। ओके, तो फेडरल सेटअप में किस तरीके से हेल्थ को रखा गया होगा? और हेल्थ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हेल्थ किसका सब्जेक्ट होगा? सेवेंथ शेड्यूल है हमारे पास जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। तो किस से रिलेटेड जो है किस सब्जेक्ट से या किस लिस्ट से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है? ओके, तो आप बकायदा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट जो है कहीं ना कहीं सीधे तो सीधे देखो नहीं बताया है यूनियन लिस्ट के बारे में। ओके, तो लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे। इसकी जो एंट्री यानी क्लॉज 58 है, मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट बाय यूनियन एजेंसीज, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है इसमें। तो सॉल्ट
ऑब्वियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे खाने का, बिना इसके तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। और गांधी जी ने भी सॉल्ट को ही पिक किया था ना दांडी यात्रा करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट 90s में जब आयोडाइज सॉल्ट बोला गया तो सारी कंपनीज ने इसको बकायदा अपनाया। और बिल्कुल आयोडाइज सॉल्ट जो है वो मार्केट में आ गया था। अगर आयोडाइज सॉल्ट नहीं होता है तो ऑब्वियसली हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन जो कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर एंड सेल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम है, ये भी कहीं ना कहीं आप देखिए हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप का ड्रग है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं, मॉर्फिन एक ड्रग होता है जो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक पेन रिलीविंग ड्रग्स है, एंटी इन्फ्लेमेशन की तरह भी काम करते हैं। फिर आप देखिए जो आजकल हम माइग्रेशन, आजकल इंटरस्टेट माइग्रेशन की बात चल रही है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है कि नहीं, किस स्टेट में लॉकडाउन है जरा बताइए। तो अभी रिसेंटली किस स्टेट में लॉकडाउन हुआ है वापस से? ओके, और एमपी में होने वाला है कि नहीं, आपको क्या लगता है? और इंटरस्टेट क्वारंटीन की बात की गई। अभी हम कोविड 19 में तो कितना अच्छे से सेंट्रल का रोल देख रहे हैं कि सेंट्रल किस तरीके से हेल्थ के लिए एक्चुअल में पॉलिसीज बनाती है, फिर वो स्टेट उसको फॉलो करता है, फिर देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को फॉलो करते हैं। ओके, देन ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज ऑन टबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये सारी एंट्री, सारी क्लॉजेज आप अच्छे से देख लीजिएगा। या बकायदा मेंशन करके आ सकते हैं कि कहाँ पर यूनियन लिस्ट में डायरेक्टली बात नहीं की गई है पर इनडायरेक्टली बात की गई है। अब जब हेल्थ एंड द स्टेट लिस्ट, तो क्या लगता है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है क्या हेल्थ? हाँ, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है हेल्थ, है ना। आप ये देख लीजिए कि जो है सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्लॉज नंबर 6 है डायरेक्टली बताता है वी आर रिफर्स टू द पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ओके, इनकी बात करता है। और अब हम आ जाते हैं बकायदा हेल्थ एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो हेल्थ कंकरेंट लिस्ट पे ऑब्वियसली आपको पता है कि दोनों सेंट्रल और स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही इस पर लॉ बना सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं। पर अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है तो सेंट्रल को बकायदा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर लुनासी एंड मेंटल डेफिशिएंसी, देन 18 वाली एंट्री में एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड अदर गुड्स। तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ्स भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड बात की गई है। ओके, एडल्ट्रेशन हमारे न्यूट्रिशन लेवल को काफ़ी अफेक्ट करता है। ओके, इवन हमारी हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है। क्योंकि जब मैं बीएससी में थी तो मुझे फाइनली में एक प्रोजेक्ट मिला था एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ और उसका हेल्थ पे क्या क्या, किसके क्या क्या एक्चुअल में इफेक्ट है। तो मैंने देखा था देशी घी तो वेजिटेबल ऑयल से अडल्ट्रेट कर दिया जाता है। अरहर दाल जो होती है जिसको हम तुअर दाल भी कहते हैं उसको खेसरी दाल से अडल्ट्रेट किया जाता है। और खेसरी दाल तो कई बार इतनी ज़्यादा एक्चुअल में कह सकते हैं हेल्थ के लिए हजार्डस है कि इससे पैरालिसिस तक हो सकता है। ओके, drug and poisons, pollution control and family planning, maternity benefits, medical and other professions. Then after clause number 29 देखोगे, prevention of the extension from one state to another of infectious or contagious disease or pets affecting men, animals or plants. तो क्या लगता है आपको? ठीक है ना ये सब चीजें? ऑब्वियसली अभी तो आप देख ही रहे हो, हमें पता है कि जो कोरोना वायरस है ये कहीं ना कहीं एनिमल से ट्रांसफर हुआ है। अब इसके इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से कैसे रोकना, ये स्टेट के भी हाथ में है और सेंटर के भी हाथ में, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है। दोनों इस पर लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब देख ही रहे हो लेजिस्लेट कर भी रहे हैं दोनों। आज की कोविड 19 की सिचुएशन में ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है हमें, है ना, हमें देखने को भी मिल रहा है। और वाइटल स्टैटिक्स जो आपका टॉपिक है ही बकायदा, किसका टॉपिक है वाइटल स्टैटिक्स? अभी आपका सेकंड बी पेपर का, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग ईडेबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स। ओके, तो ये सब कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है। तो बकायदा आप मुझे इसके बारे में बताइएगा, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल की भी अगर मैं बात करूँ, फैमिली प्लानिंग की भी मैं बात करूँ, तो ये जो है ये भी टॉपिक आपके सेकंड बी पेपर में दिया है जो कि कंकरेंट लिस्ट में दिया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मेंस में उन्होंने मेंशन किया ना, हो सकता है पूछ ले आपसे कि भैया कंकरेंट लिस्ट ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग किस लिस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आपके इसमें बकायदा ये मेंशन किया है मेंस के इसमें, इसलिए मेंस के टॉपिक्स में, इसलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप प्लीज गो थ्रू ये वापस वीडियो से देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कहीं पर क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसके आंसर्स आप बकायदा मुझे मेरी टेलीग्राम लिंक पर या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके बता सकते हो और मैं आपको पर्सनली आंसर भी करूंगी इन सब चीज़ों के। तो एक मैंने क्वेश्चन लिया 3 मार्कर में जिसमें आप मुझे बोर्ड कमेटी के बारे में लिख के बताएंगे
कीजिए। और एक क्वेश्चन 6 मार्कर में अगर आप 2019 का मेंस दे रहे हैं, यार आप 2020 का मेंस दे रहे हैं, तो आप इसको बकायदा 5 मार्कर्स में लिख के बता सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। आप एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से आप बताएंगे कि हेल्थ जो है, यस, ये फंडामेंटल राइट है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा प्रयास, एक छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बकायदा आप इसको बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।